किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक फिक्स नंबर होता है, और अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, बातें नहीं आपस में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर का रेशियो निकाल लेना। अगर ये रेशियो 1 से लेकर 1.5 के बीच में आ रहा है तो हम कहते हैं न्यूक्लियस स्टेबल है। बात को समझ लीजिए। आप कोई एटम ले लीजिए, अगर वो लाइटर एलिमेंट है, अगर वो लाइटर एलिमेंट है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो आएगा वो 1 आता है। लाइटर एलिमेंट्स के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 आता है, इसको हम कहते हैं वो स्टेबल है। हेवियर एलिमेंट्स के लिए, हेवियर एलिमेंट्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ता बढ़ता अब एक हेवी स्टेज में जा रहा है, उनके लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से लेकर 1.5 के बीच में आएगा, और हम कहते हैं वो स्टेबल है। लेकिन फॉर हेवियर एलिमेंट्स whose whose neutron proton ratio is greater than 1.5, वो अनस्टेबल होते हैं। वो एटम जिससे आप काम कर रहे हैं उसके न्यूट्रॉन का नंबर और उसके प्रोटॉन का नंबर निकाल लीजिए, और अगर वो रेशियो 1.5 से ज्यादा आता है वो अनस्टेबल है और वही रेडियो एक्टिविटी शो करता है। ये ऑब्जर्व करके देखा गया कौन कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो एक ये कंक्लूजन में मैं सिर्फ आपको ये बताया हूं कि रेडियो एक्टिविटी कौन से एलिमेंट शो करेंगे ये पता करने का एक पैरामीटर है। मैं अभी भी ये नहीं बताया हूं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। वो है कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे आप पता लगा सकते हैं कि वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए एक बार एटम को देख लेते हैं। एटम के अंदर दो पार्ट, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ऑर्बिट्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इनसे रेडियो एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। एटम को अगर डिवाइड करोगे तो एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक उसके अंदर न्यूक्लियस है, और दूसरा उसके अंदर, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो न्यूक्लियस के बाहर है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का रेडियो एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं, रेडियो एक्टिविटी का सारा लेना देना न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियर पार्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, इसको हम कहते हैं मास नंबर। बातें नहीं आपस में, और इसको हम ए से लिखते हैं। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं एटॉमिक नंबर, और उसको हम जेड से लिखते हैं। नहीं समझ आया? सारा खेल न्यूक्लियस के अंदर आ गया है। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को मास नंबर, और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर। ए और जेड अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया। किसी एलिमेंट एक्स के लिए मास नंबर ए से लिखा जाएगा ऊपर, एटॉमिक नंबर जेड लिखा जाएगा नीचे। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझे? अब तीन डेफिनेशन जो बेसिक है, एक आइसोटोप, एक आइसोबार, ये अभी हमें काम में लगेगा। आइसोटोप्स, एक ही एलिमेंट के दो एटम, एलिमेंट और एटम का रिलेशन क्या है? आपके पास एक मैटर होगा, इस मैटर को तोड़ देना, इस मैटर को फर्दर तोड़ देना। बातें नहीं आपस में, इस मैटर को फर्दर तोड़ देना, इसको फर्दर तोड़ देना, और एक ऐसे स्टेट में आ जाओगे जहां इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। लोहे का टुकड़ा ले लेना, सपोज ये आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये सारे आयरन है। लेकिन आयरन के आप ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां आयरन को तोड़ना और पॉसिबल नहीं है। तो यहां जहां से शुरू किया था उसको कहते थे आयरन एलिमेंट, और इसको कहते हैं आयरन के एटम्स।
अगर इनको तोड़ना पॉसिबल होता तो इनको एटम्स नहीं लिखते, इनको फर्दर तोड़ते। तोड़ते तोड़ते जहां इनको फर्दर तोड़ना पॉसिबल नहीं है, हम कहते हैं आयरन के एटम्स है। अच्छा, यही सारे एटम्स मिलके थोड़े बड़े साइज में, थोड़े और बड़े साइज में, और ये क्या हो जाता है, आयरन का एलिमेंट। ये एटम और एलिमेंट का ये रिलेशन। अब एक बात ये बोली गई थी, ये सारे पार्टिकल्स आपको कहां से मिल रहा है, आयरन से। तो ऐसा कहा जाता है, दिस ऑल एटम्स, दिस एटम्स आर आइडेंटिकल इन, दे आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। आयरन को तोड़ना शुरू किया था, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, यहाँ फर्दर तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो इनको कह दिया ये आयरन के एटम्स है। ये सारे आयरन के एटम्स, ये आइडेंटिकल है इन देयर शेप, इन देयर साइज, इन देयर मास, इन देयर शेप साइज मास, दे ऑल आर आइडेंटिकल। लेकिन आइसोटोप्स में कुछ फर्क बात आ जाती है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स के लिए मैं कह रहा हूं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इसका मतलब एक पिक्चर क्लियर आ रहा है। आइसोटोप्स के लिए मैं कह रहा हूं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स, दे आर atoms of same element having same atomic number but different mass number। अच्छे से पढ़ लो, 4-5 बार पढ़ लो, याद होना चाहिए। आइसोटोप्स होते हैं एक ही एलिमेंट के दो एटम। मतलब आयरन से शुरू कर रहा हूं, फिर आयरन से शुरू कर रहा हूं, ये भी सारे आयरन है, ये सारे आयरन है, और ये भी आयरन है, ये भी आयरन है। दीज आर एटम्स ऑफ सेम, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इस एलिमेंट को और इस एटम को और इस एटम को उठा लेना, इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, इनका मास नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम क्यों होगा, मैंने लिख दिया ना यहाँ, दे आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अगर एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। कुछ बातें आपको एम्फेसाइज करके बताई जाती है, लेकिन वो कॉमन सेंस में चलती है। मैंने कह दिया दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट के एटम है मतलब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, तो फिर पढ़ा किस कॉन्टेक्स्ट में रहे हो, उनका मास नंबर अलग। दे आर आइसोटोप्स। और आइसोबार्स क्या होते हैं, इसको पूरा रिवर्स कर दीजिए, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट होगा तो क्या अलग होगा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इसमें कोई डाउट है। अच्छा, तो एक एटम के अंदर दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इससे रेडियो एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं। एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियर पार्ट होता है, न्यूक्लियर पार्ट मतलब सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, फंडामेंटल पार्टिकल इसी में होते हैं। कोई एटम, कोई न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी कब दिखाएगा, तो उसके लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकाला गया। अगर किसी हेवी एलिमेंट के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा आता है, तो नेचुरली ये देखा गया कि वो रेडियो एक्टिविटी करता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली अल्फा और बीटा एंड गामा एमिट करता है। तो ये है विच एलिमेंट्स आर अनस्टेबल एंड सोर्स रेडियो एक्टिविटी। अब क्योंकि मैंने न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करी है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को टुगेदरली कह देते हैं मास नंबर, और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कह देते हैं एटॉमिक नंबर। बात अभी भी मैं न्यूक्लियस की कर रहा हूँ। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जब साथ में दोनों का नंबर बोलूंगा तो बोलूंगा मास नंबर बोल रहा हूं, और जब सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलूंगा तो बोलूंगा एटॉमिक नंबर। अब आइसोटोप्स और आइसोबार्स आ गए। आइसोटोप्स दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different mass number। Isobars are atoms of different element having different atomic number but same। इतना सा लिख लो, ये सब आज लगेगा अभी क्लास में। अच्छा, एक होता है आइसोटोन्स,
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक होता है आइसोटोन्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आइसोटोन्स होते हैं। एक न्यूक्लियस जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो पता किया और वो 1.5 से ज्यादा है, मतलब ये अनस्टेबल होगा और ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। अब जब एक न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी एक होता है प्राइमरी इफेक्ट। हेयर आइदर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। नहीं समझे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज्यादा है, वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर लिख लेना, प्रोटॉन का नंबर लिख लेना, वो रेशियो निकालना, वो 1.5 से ज्यादा है, वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। रेडियो एक्टिविटी शो करेगा मतलब इसका दो इफेक्ट हो सकता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट में वो या तो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा या बीटा एमिट करेगा, कॉमा ओनली वन आइदर अल्फा और बीटा। और एक होता है सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट में देयर इज एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन। अब ये एक एटम है जिसने एक रेडियो एक्टिव डीके किया, तो ये एक दूसरा एटम बनाएगा, दूसरा न्यूक्लियस में ये एक दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा। इसने एक रेडियो एक्टिव डीके किया, फिर ये एक दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा, फिर ये करता रहेगा। और ऐसा कब तक करता रहेगा? जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता। मैं मान लेता हूं यहां वो अल्फा एमिट कर रहा है, यहां वो बीटा एमिट कर रहा है, यहां वो फिर बीटा एमिट कर रहा है। एट अ टाइम या तो वो अल्फा कर रहा है या बीटा कर रहा है या बीटा कर रहा है, एट अ टाइम अल्फा बीटा नहीं करेगा। अच्छा, इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ये है डॉटर वन, ये है डॉटर टू, ये है डॉटर थ्री। और इसके बाद सपोज इसके पास थोड़ी एनर्जी ज्यादा है, अगर एस्ट्रिक साइन रहता है मतलब इसको कहते हैं एक्साइटेड डॉटर। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ये गामा रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा और ये क्या रहेगा? D3। और इसको हम क्या कहेंगे? स्टेबल डॉटर। ये है स्टेबल डॉटर एलिमेंट। अच्छा, ये जो पार्ट है, बातें नहीं आपस में, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ये प्राइमरी इफेक्ट है। और अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो इतना सा पार्ट, इसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी इफेक्ट। ये समझे? अच्छा, लास्ट क्लास में आपको कुछ बताया था। मान लेते हैं पेरेंट एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A। अगर ये अल्फा एमिट करता है तो ये बनाएगा Y का मास नंबर और एटॉमिक नंबर कितना चेंज होगा, ये लास्ट क्लास की थ्योरी में पढ़ चुके हैं। मास नंबर चेंजेस डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। अच्छा, अब ये अल्फा एमिट कर रहा था, जब ये बीटा एमिट करेगा तो मास नंबर में कोई चेंज? मास नंबर में नहीं।
मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। यस, ये होगा A-4 और ये क्या हो जाएगा Z-2 + 1। अच्छा, फिर ये एक और बीटा एमिट कर रहा है, इसको W मान लेता हूं मैं। ये X, ये Y और ये क्या होगा Z। ये क्या रहेगा A-4। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। बताइए व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन W एंड Z। या तो वो आइसोबार है, या वो आइसोटोप है, या वो आइसोटोन है। इनमें से आपको कोई एक आंसर देना। एटॉमिक नंबर सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक लाइन याद रखिए, अगर कोई सीरीज में, इसको हम कहते हैं सीरीज, अगर कोई सीरीज में अल्फा बीटा बीटा, बीटा अल्फा बीटा, बीटा बीटा अल्फा ऐसा एमिशन होता है, तो वो हमेशा आइसोटोप्स बनाएगा। एक अल्फा और दो बीटा, ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, अल्फा बीटा बीटा, बीटा बीटा अल्फा, बीटा अल्फा बीटा, ये अगर कॉम्बिनेशन में हो, दो बीटा और एक अल्फा अगर एमिशन होता है, तो जो मिलेगा आपको एलिमेंट वो हमेशा पेरेंट का आइसोटोप होगा। ये सवाल इस बार आया था एग्जाम, इसमें कोई डाउट है नहीं। अच्छा, इसके बाद मान लो ये स्टार है, तो ये क्या एक्साइटेड है, अब ये क्या करेगा गामा इमिट कर देगा और हमें क्या मिलेगा सिर्फ Z, A-4 और Z। लिख लो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दे आर आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ, एटम्स हैविंग, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। लिख लीजिए। एमसीक्यू अब कैसे भी आ सकते हैं, ऐसे एमसीक्यू की थोड़ी पढ़ के जाओगे, सब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़। अच्छा, हाँ शायद एमसीक्यू में है। हाँ, मास नंबर ए से एटॉमिक नंबर Z से। हाँ, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। वही सॉल्व करना है, मैं बता रहा हूँ। ये चार तरह की सीरीज, उसमें नेचर में ये, नेचर में ये थोरियम की सीरीज, एक्टिनियम की सीरीज और यूरेनियम की सीरीज नेचुरली पाई जाती है। नेचर में ये वाली नेपच्यूनियन सीरीज की जो रेडियो एक्टिविटी है वो आर्टिफिशियल है, उसको हम बनाते हैं, ये हम लैब में करते हैं। अब तुमको उसके लिए मेटलर्जी पढ़नी होगी और क्या कौन सा काम मिलता है वो पता चल जाएगा। ये आर्टिफिशियल सीरीज, ये आर्टिफिशियल सीरीज है और बाकी सारी सीरीज नेचुरल है। अब मुझे बताइए इसमें कॉमन बात क्या है, इस सीरीज को
इस सीरीज को हम कहते हैं 4n सीरीज। इस सीरीज को हम कहते हैं 4n। इस सीरीज को हम कहते हैं 4n+1 सीरीज। इस सीरीज को हम कहते हैं 4n+2 सीरीज। इस सीरीज को हम कहते हैं 4n+3 सीरीज। ऐसा क्यों कहा है मैंने? अब देख के बोलो। अगर किसी सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट उसका मास नंबर 4 से डिवाइड होता है। अच्छा, मास नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है, बीटा पार्टिकल में मास नंबर चेंज नहीं होता है, अल्फा पार्टिकल में मास नंबर चेंज होता है 4 यूनिट। तो अगर पहला वाला नंबर 4 से डिवाइड होता है तो उस सीरीज में आने वाले सारे मेंबर 4 उस नंबर 4 से डिवाइड होगा। नहीं समझ रहे ये बात? अगर एक स्टार्टिंग एलिमेंट का मास नंबर 4 से डिवाइड होता है तो मास नंबर सिर्फ अल्फा पार्टिकल से चेंज होता है। और कितना यूनिट चेंज होता है? 4 यूनिट। तो अगर पहला एलिमेंट उसका मास नंबर 4 से डिवाइड होता है तो उस सीरीज में आने वाले सारे एलिमेंट्स का मास नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इस सीरीज को हम कहते हैं 4n सीरीज। मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। अच्छा, अगर सीरीज का पहला मेंबर उसका मास नंबर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 रहता है तो उस सीरीज में आने वाले सारे मेंबर का मास नंबर का रिमाइंडर 1 होगा। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 430, 232, 236 और ये 7, मतलब ये क्या होगा? 4n+1। अच्छा, ये समझे? नहीं, इसको 236 9 कर दे, 230। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4n, ये 236 और फिर 2 और ये क्या आ जाएगा? 3। ठीक। ये बहुत रेयरली आ सकता है आर्टिफिशियल सीरीज के बारे में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बताइए अगर रेडियो एक्टिविटी करते यहाँ करें तो इस इंटीग्रेशन में हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड? मैंने आपको हिंट अभी भी दे दिया। थोरियम थोरियम 232 से 90 से लेड 208 82 में जाके रुक रहा है। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड? बताइए। चार अल्फा और कितना बीटा? बीटा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है जी? अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना चाहिए? मास नंबर का चेंज इज ओनली बिकॉज ऑफ अल्फा। अच्छा, चेंज इन मास नंबर इज ओनली ड्यू टू चेंज इन मास नंबर इज ओनली ड्यू टू अल्फा पार्टिकल, है ना? मास नंबर में चेंज क्यों आता है? सिर्फ अल्फा पार्टिकल। तो चेंज इन ये कितना आ रहा है? 232 माइनस 200, ये कितना आ रहा है? ये 24। फॉर इच अल्फा पार्टिकल चेंज इन मास नंबर is 4, therefore number of alpha particles emitted is equals to 24/4, मतलब 6। for 6 alpha particle change in atomic number, change in atomic number would be 6 into 2 मतलब 12। इसमें कोई डाउट है? मास नंबर का चेंज सिर्फ अल्फा की वजह से आता है। मास नंबर में कितना चेंज हो रहा है वो नहीं, 20। एक अल्फा पार्टिकल के लिए चेंज आता है 4, तो 24 का चेंज आएगा अगर 6 अल्फा पार्टिकल निकले।
और अगर 6 अल्फा पार्टिकल निकलेगा जो कि, तो एटॉमिक नंबर में चेंज कितना आना चाहिए? 6 into 2। तो एटॉमिक नंबर शुड बी, देयरफॉर एटॉमिक नंबर शुड बी 90 - 12। ये कितना आ रहा है? 78। बट एटॉमिक नंबर ऑफ स्टेबल फाइनल एलिमेंट is 80। the difference is four, therefore beta particles four beta particles must be emitted। ऐसे सवाल आपको आते हैं, 6 अल्फा पार्टिकल 4 बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ है, तब जाके ये बना होगा। टू 237 90। इसमें कोई डाउट है? दूसरे वाले चीज, एक बार और बोलो, फिर बता रहा हूँ। हाँ, देख, मास नंबर का चेंज किसके वजह से आएगा? अल्फा। तो पहले मास नंबर का चेंज निकाल दिया, डिफरेंस जो है 4 से डिवाइड कर दिया, 6 अल्फा पार्टिकल। अब अगर 6 अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना कम होना चाहिए? दैट शुड बी 78। किसको? वो तो मास नंबर को 4 से डिवाइड किया ना। नेट मास नंबर का चेंज 24। अच्छा, मास नंबर किसके वजह से बदल सकता है? अल्फा। और एक अल्फा के वजह से मास नंबर कितना कम होता है? डिक्रीजेस बाय 4। दैट मींस 6 अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव बीन इमिटेड, वरना 24 का चेंज कैसे आया? तो मुझे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 6 मिला, और एक अल्फा पार्टिकल की वजह से एटॉमिक नंबर कितना कम होता है? 2। 6 अल्फा पार्टिकल की वजह से एटॉमिक नंबर कितना कम होगा? एक के वजह से 2, 6 की वजह से कितना होगा? 12। तो ये 90 से अगर मैं 12 माइनस करूं, तो ये कितना आना चाहिए? 78। लेकिन ये कितना है? 82। अच्छा, 78 आना चाहिए था, लेकिन 82 है, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4। नहीं समझी? चलो इसको करके दिखा। देखो इधर है, यहां से शुरू करते हो। 230, बोलो। इसके ऊपर, बिस्मत के ऊपर। हाँ, चलो इधर देखो। 230 to 90, एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो ये कितना होगा? 228। एक और अल्फा पार्टिकल निकला, तो ये कितना होगा? 224। 86। एक और अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ये कितना होगा? 220/84। एक और अल्फा निकल रहा है, तो 16/82। चार निकल गए, 1 2 3 4। एक और निकल रहा है, दैट शुड बी 212/80। ये 5, 6, ये 6, ये कितना होगा? 208/78। अब समझी कितने अल्फा पार्टिकल निकले? 1 2 3 4 5 6। 6 अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद मास नंबर कितना होना चाहिए? 208। और एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 78। लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है? 82। अब एटॉमिक नंबर तुमको बढ़ाना है, तो एक बीटा पार्टिकल निकालो, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 208/17। दूसरा बीटा पार्टिकल मतलब 200/80। थर्ड बीटा पार्टिकल 208/81। सेकंड बीटा पार्टिकल 208/82। तो कितने बीटा पार्टिकल निकले? 4। अब समझी? यही कैलकुलेशन यहाँ की है, देख लो।
ऐसा एक इजी सा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, इसकी थ्योरी क्या है, रेडियो एक्टिविटी के यूज, रेडियो एक्टिविटी यूजेस, रेडियो एक्टिविटी हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स दो तरह से है, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। और रेडियो एक्टिविटी के अगर यूजेस की बात करें तो हमारे सिलेबस में इसके तीन तरह के यूज पढ़ने को कहा गया है। एक मेडिकल यूज, एक साइंटिफिक यूज, एक इंडस्ट्रियल यूज। रेडियो एक्टिव, अच्छा अब रेडियो एक्टिविटी कंसर्न, पहला तो रेडियो एक्टिविटी के यूजेस, मेडिकल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल। रेडियो एक्टिविटी के हार्मफुल इफेक्ट्स, कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में लॉस इन हेयर, नोजिया, नोजिया इज, हाँ, नोजिया इज, यस सेंस, वो सेंसलेसनेस जो होती है, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, एंड डायरिया। डायरिया ये सब शॉर्ट टर्म है, मतलब इफ समवन इज एक्सपोज टू रेडियो एक्टिविटी ये इमीडिएट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की अगर बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर, ल्यूकेमिया, वो रेड ब्लड सेल के काउंट में कमी आ जाती है। ये रेडियो एक्टिविटी के एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है। और एज इट इज 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सपोजर, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिसऑर्डर। अगर यूजेस की बात करूं, मेडिकल यूजेस, तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बहुत प्राइम सर्जरीज में यूज होते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन गामा रेडिएशन से करते हैं। जो बहुत प्राइम सर्जरीज होती है, बहुत वल्नरेबल सर्जरीज होती है, वो सर्जरीज के यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, उनका स्टेरिलाइजेशन गामा रेडिएशन से करते हैं, कोई एक्स्ट्रा केमिकल यूज नहीं करते। सो स्टेरिलाइजिंग पर, स्टेरिलाइजिंग, स्टेरिलाइजिंग पर्पस में यूज होता है ये। अच्छा अगर साइंटिफिक यूज की बात करें तो आपको याद होगा हमने क्लास 9 में न्यूक्लियस का पता लगाया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, ड्यूरिंग while studying that chapter atomic structure we came to know about the nucleus of an atom using gold foil experiment। और उस गोल्ड फॉयल में कौन सा पार्टिकल आके स्ट्राइक किया था, अल्फा। मतलब एस्टिमेशन ऑफ या डिटरमिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, उसका हमने पता अल्फा से लगाया था। और वो अल्फा कहां से मिलता है, रेडियो एक्टिविटी से। अच्छा इंडस्ट्रियल यूज, लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, अल्फा बीटा गामा जहां से जाते हैं वो गैस को आयनाइज करते हैं, यू रिमेंबर दिस, they ionize the gas from which they pass, the most ionizing property was shown by alpha, then beta and gamma was least ionizing। याद है, most ionizing was alpha, why,
इंडस्ट्रियल यूज में क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में, मैं छोटी मोटी इंडस्ट्री की बात भी नहीं कर रहा, हेवी इंडस्ट्रीज में जहां मैसिव ब्लॉक्स ऑफ आयरन मूविंग पार्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, एकदम मैसिव आयरन ब्लॉक्स आर मूविंग एंड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, वहां चार्ज एक्यूमुलेट होता है। जब आयरन के ब्लॉक्स मूव होते हैं, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, और वो चार्ज फ्रिक्शन करता है, वो चार्ज मोशन को हिंडर करता है। हम क्या करते हैं उस रीजन में, अच्छा वहां कोई ग्रीस यूज नहीं कर सकते, इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि ग्रीस व्रीस सब गल के ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और वो चार्ज रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर एक अल्फा अल्फा या बीटा या गामा का सोर्स रख देते हैं, एक रेडियो एक्टिविटी का सोर्स रख देते हैं। वो रेडियो एक्टिविटी क्या करता है, उस रीजन में जितना भी एयर होगा उसको क्या कर देगा, आयोनाइज, मतलब चार्ज पार्टिकल बनेंगे, ऑपोजिट चार्ज चार्ज को ले जाता है। मतलब ड्यूरिंग मूविंग ऑफ हेवी मशीनरी पार्ट्स देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, दिस चार्ज प्रोड्यूस रेजिस्टिव फोर्स, radioactive substances are used which ionizes the gas in the region of moving parts and takes away all the charge। ये इंडस्ट्रीज में यूज हो गया, आई बात समझ में। गैस को आयनाइज करना मतलब एक गैस में जो इलेक्ट्रॉन था, एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस कर देगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर देगा। किसको आ रहा हूं मैं, एक और भी लिखेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा यहाँ इंडस्ट्रियल यूज में क्या रखना, टू टेक अवे द चार्ज, टू टेक अवे द चार्ज प्रोड्यूस्ड इन हेवी मूविंग मशीनरी पार्ट्स। अच्छा तीनों एक एक याद हो गया। जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स की किलिंग के लिए भी ये जो हम कहते हैं ना केमोथेरेपी एंड रेडिएशन, उसमें भी गामा रेडिएशन यूज होता है। किलिंग किलिंग ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसरस सेल, स्टेरिलाइजिंग मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल ना रहे, उसके लिए उसको गामा रेडिएशन में एक्सपोज कर देते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, उसके बाद उसको सर्जरी के लिए यूज करते हैं। ये हमने अभी स्टेरिलाइज स्टेरिलाइज वर्ड यूज किया, तुम भूल गए, सैनिटाइजर, व्हाट वाज दैट, स्टेरिलाइजिंग, किलिंग ऑफ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनवांटेड। मेडिकल यूज में कितने हो गए, दो। अच्छा साइंटिफिक यूज में एक और आता है, साइंटिफिक यूज में एक और आता है, आपने एक एनपीके फर्टिलाइजर बनाया है, ये एक प्लांट है, इसका ग्रोथ डॉर्फ हो रहा है, ये अच्छा बढ़ नहीं रहा, तो मैंने पता कर लिया इसके फोटोसिंथेसिस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं इसके लिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का फर्टिलाइजर बनाया हूं। ये फर्टिलाइजर अगर प्लांट के मैकेनिज्म से इस लीव्स के फोटोसिंथेसिस वाले साइट में पहुंच गया तो यहाँ फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये यहां तक पहुंचा है, प्लांट इसको यूज कर पा रहा है, ये डिटरमाइन करना जरूरी होता है। क्या पता आपने फर्टिलाइजर दे दिया, प्लांट इसको अपडेट नहीं कर पा रहा, यूज नहीं कर पा रहा, तो फिर ये फर्टिलाइजर कोई काम नहीं है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा नेसेसरी चेंज करना पड़ सकता है जिससे ये प्लांट ले सके, तो हम इसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप स्टडी। रेडियो आइसोटोप क्या होता है, ये पहले एक नोट बना लो, रेडियो आइसोटोप्स, देयर आर एलिमेंट्स
having atomic number less than 82 but have but shows radioactivity. अभी आप लोगों को मैंने 4 सीरीज बना के दिखाई थी, याद है? उस सीरीज में सारे एटॉमिक नंबर को देखो कितने थे। 90, 93, 80, 82। मतलब रेडियो एक्टिविटी कहीं से भी शुरू होती है, लास्ट में कहां आके रुकती है? 82 में। रेडियो एक्टिविटी कहीं से भी शुरू होगी, लास्ट में 82 में आके रुक जाती है। एटॉमिक नंबर 82 स्टेबल माना गया। एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा अनस्टेबिलिटी शुरू होती है। 82 एटॉमिक नंबर इज स्टेबल। अब मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है लेकिन वो रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है लेकिन रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, उनको हम कैसे कहते हैं? रेडियो आइसोटोप्स। और ये रेडियो आइसोटोप्स की स्टडी साइंस में और मेडिकल यूज में बहुत बहुत ज्यादा की गई है। कोबाल्ट, कोबाल्ट 6027, कोबाल्ट 6027 ये एक रेडियो आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर कितना है? 27। कार्बन, कार्बन 640 ये एक रेडियो आइसोटोप है। ऑक्सीजन 880 ये एक रेडियो आइसोटोप है। इनका एटॉमिक नंबर वही है लेकिन इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो आप देखोगे, इनके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी आप देखोगे, तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। दे आर नोन एज रेडियो आइसोटोप। सोडियम, पोटेशियम 4019 ये एक रेडियो आइसोटोप। लिख लो एग्जांपल्स को। हाँ, बता रहा हूं। कोई भी फर्टिलाइजर का मेन सोर्स होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कोई भी फर्टिलाइजर बनाया जाता है उसमें ये तीनों में से कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन होता है या तीनों ही होता है। अब आपने एक फर्टिलाइजर बनाया एंड ये बना के आप देखना चाहते हैं कि प्लांट इसको यूज में ले भी रहा है कि नहीं। हीरो लोग, तो आपने फर्टिलाइजर एंड यू वांट टू सी वेदर प्लांट इज यूजिंग दिस फर्टिलाइजर और नॉट। तो हम क्या करते हैं, उस फर्टिलाइजर में जो पोटेशियम होता है उस पोटेशियम को रेडियो आइसोटोप ले लेते हैं। नॉर्मल पोटेशियम ले लेके एक उसका रेडियो आइसोटोप ले लेते हैं। अब अगर प्लांट ने इसको लिया है और लीफ में एक्यूमुलेशन हुआ है तो लीफ से मुझे क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिविटी। तो मुझे पता चल जाएगा ये ये फर्टिलाइजर नीचे से लीफ तक गया है, क्योंकि अपने आप तो नहीं आया होगा ना, मैंने दिया है इसको। इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। इन डिजाइनिंग फर्टिलाइजर्स कोई हार्म नहीं है। एक प्लांट को हार्म करके अगर ऐसे लाखों उगाए जा सकते हैं तो एक प्लांट हार्म आने के लिए तैयार है कि तू मुझे हार्म करना करना। लाखों हार्म क्यों करेंगे? किसी एक को ही खिला रहा हूं ना मैं गमले में यार, जंगल में तो डाल रहा हूं। नहीं, उसकी मन में है कि प्लांट में रेडियो एक्टिविटी हो रही है, उसको हार्म हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि हार्म हो रहा है, एक ही हार्म हो रहा है, उसके बाद और उगा दूंगी। देखो, साइंटिफिक यूज में क्या हो गया? इन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग फर्टिलाइजर्स। तो दो मेडिकल हो गए और दो साइंटिफिक हो गए। इंडस्ट्रियल में कौन? पेपर का थिकनेस होता है ना, ये एक पेपर है, इस पेपर की थिकनेस, वो तो मैं बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं, लेकिन कितनी पतली होती है? ये पेपर का थिकनेस भी हम रेडियो एक्टिविटी से पता लगाते हैं। कैसे? अलग अलग थिकनेस के पेपर ले लेते हैं और उनमें अल्फा बीटा गामा का पेनिट्रेशन कराते हैं। हमने पढ़ा था ना पेनिट्रेशन इफेक्ट। स्पीड कितना कम हो रहा है अल्फा बीटा गामा, उससे थिकनेस पता कर लेते हैं। तो यस, हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल यूज में आप क्या लिखेंगे? डिटरमाइनिंग द थिकनेस ऑफ सीट्स। मेटालिक सीट्स जो होती है, एल्यूमिनियम की जो शीट्स होती है, शीट्स बनती है ना, ये एल्यूमिनियम,
इनका थिकनेस भी हम इन्हीं से पता लगाते हैं। लिख लो, डिटरमाइनिंग थिकनेस ऑफ शीट्स, वो अलग साइंस है, अभी क्या जरूरत है। मैं तो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं एक लॉजिक में नहीं जा रहा। तो इंडस्ट्री क्या होगा, डिटरमाइनिंग थिकनेस ऑफ मेटेलिक शीट्स। और शॉर्ट टर्म में जो था वो फिर से लिख देता हूं, लॉस ऑफ हेयर, डायरिया, नोजिया, यहां तक कोई डाउट? पक्का से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें। अच्छा, अब रेडियो एक्टिविटी से कंसर्न क्या है? रेडियो एक्टिविटी से कंसर्न है एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा एक बात बताइए, ये जो रेडियो एक्टिविटी का हार्मफुल इफेक्ट है, ये हमें कहां कहां से हो रहा है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन? क्या क्या सोर्स है? सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सबसे बड़ा सोर्स तो है, कैटेगरिकली सोचो, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है, उसमें कोई फॉल आउट हो गया, एनी फॉल आउट और एक्सप्लोजन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, फॉल आउट और एक्सप्लोजन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अच्छा दूसरा, अब मानो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो काफी हेल्दी मैनर में चल रहा है, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक रेडियो एक्टिविटी का सोर्स यूज किया गया है। रेडियो एक्टिविटी का सोर्स प्रीतम एक सर्टेन स्टेज तक यूज करते हैं, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। नहीं समझे? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज किया गया, वो यूरेनियम का यूज एक सर्टेन स्टेज तक करते हैं, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देते, रिजेक्ट कर देते, और उसको कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। उस न्यूक्लियर वेस्ट को कहीं डीप अंडरग्राउंड में जाके बरी कर देते, वहां से भी स्टिल रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, दैट इज ऑल्सो एक्सपोजर। वो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हमारे लिए स्टिल पोटेंशियल। तो सेकंड एक्सपोजर कहां से हो सकता है? न्यूक्लियर वेस्ट। और इसका डेफिनेशन क्या है? द रिजेक्टेड substances ऑफ, इनको डिस्ट्रॉय, ये ऐसे ही खत्म सब्सटेंसेस है, रेडियो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने के लिए तो ये सब कर रही है। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या? स्टेबल नहीं है, ये डिस्ट्रॉय होना चाहता है। जो खुद बर्बाद होने पे तुला हुआ है उसको तो क्या बर्बाद करेगा? द रिजेक्टेड सब्सटेंसेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिलो अ सर्टेन, बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये डेफिनेशन आता है एग्जाम में। व्हाट आर न्यूक्लियर वेस्टेज? द रिजेक्टेड सब्सटेंसेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ देयर एक्टिविटी, बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ देयर एक्टिविटी। अच्छा तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ये दोनों तो खैर दिखते हैं, मैंने एक रेडियो एक्टिव वेस्ट को गाड़ दिया और वहां वो ट्रायंगल वाली साइन लगा दी, वो कंकाल और ट्रायंगल का साइन लगा दी, तो खैर ये तो दिखता है, येलो साइन बोर्ड रहेगा, ये रेडियो एक्टिविटी की जगह है। और पावर प्लांट होगा तो तुम्हें पता चलेगा पावर प्लांट।
इसके बावजूद दो जगह ऐसी होती है जहां से रेडियो एक्टिविटी हो रही है पर हमें कुछ पता नहीं, उनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। उनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन का सोर्स क्या है? सन से आने वाले कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज फ्रॉम सन। बैकग्राउंड रेडिएशन में नंबर वन, कॉस्मिक रेज फ्रॉम सन। नहीं कुछ आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। और सेकंड बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? रेडॉन प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ मात्रा में रेडॉन पाया जाता है, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत सारा आप निकाल के बेच दोगे बहुत पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं। थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है रेडन 222, बॉडी में कहीं भी। पूछ के बता दूंगा। क्या टॉपिक दे? प्रिवेंशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एक्सपोजर, लिख लो। लेस देन 5 मिनट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनेगा, फर्स्ट प्रिकॉशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मान लो कोई एक्सप्लोजन होता है, लेड और स्टील टैंक का स्ट्रक्चर बनाना कि वो एक्सप्लोजन को सह सके। स्टील टैंक का स्ट्रक्चर बनाना कि अगर कोई एक्सप्लोजन हो तो वो रेडिएशन को सह सके और रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके इसमें। तो पहला क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टील शुड बी इंस्टॉल्ड नियर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जहां न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वहां स्टील और लेड के स्ट्रक्चर्स हो। दूसरी बात, अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो पावर प्लांट स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा हो कि वो अर्थक्वेक को सस्टेन कर सके। ये सेकंड हो गया। तीसरा, ये सब तुमने कर लिया, उसके बाद भी जो वर्कर्स होंगे वो एक्सपोज होंगे, तो वर्कर्स के लिए क्या लेंगे? कपड़ों में लेड की लाइनिंग, लेड 82 लिखा था, 82। सब सब घूम के लास्ट में कहा रहते हैं लेड 82। उनके कपड़ों में लेड की लाइनिंग होगी, उनके एप्रॉन्स लेड के होंगे, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को पकड़ने के लिए लेड का टोंग होगा, चिमटा। व्हाट आर द थ्री प्रिकॉशंस? Structures of steel and lead should be installed near nuclear reactors. The structure of nuclear power plant should be such that it can sustain earthquakes. The workers must be employed with lead aprons, lead gloves and lead tongs. क्लियर हो गया? खत्म, बस इतना से लिखना। हाँ, एयर टाइट। एयर टाइट। अच्छा, दो क्वेश्चन टेस्ट में दूंगा, वहां लिख देना आंसर। नेक्स्ट दिन टेस्ट में दूंगा। लिखो प्रिकॉशन। अच्छा, ये तो हो गया इसका प्रिकॉशन। ओए, पावर प्लांट का प्रिकॉशन, इसका प्रिकॉशन क्या होगा? जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा उसको स्टील और लेड के टैंक में अच्छे से डिस्पोज कर देंगे, सेम। लिख लो प्रिकॉशंस। न्यूक्लियर रिएक्टर्स शुड बी गिवन स्ट्रॉन्ग स्टील एंड लेड स्ट्रक्चर। द वॉल्स ऑफ पावर प्लांट शुड बी strong enough to sustain earthquakes. Workers
must be given lead aprons, lead gloves, lead pens. And last, radioactive waste should be dumped deep inside earth in steel, in steel first. खत्म हो गया रेडियो एक्टिविटी इन स्टील टैंक्स. कोई डाउट है और को? प्लीज टेल मी व्हाट आर द sources of exposure to radioactivity.